अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद है आयशा यूसुफ। आयशा कैसी हैं? मैं आज बिल्कुल ठीक हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, मुझे भी जवाब देने दें। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग भी आई होप ठीक होंगे। हम एक मरतबा फिर से हाजिर हैं अच्छी बुरी हर तरह की खबरें आप तक पहुँचाने के लिए। और सुबह का वक्त होता है कि अक्सर लोग अखबार पकड़ के, बल्कि अक्सर नहीं बल्कि बहुत सारे लोग अखबार पकड़ के बैठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिनको सुबह के वक्त पढ़ने में ना ज़रा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दिल करता है कि कोई बता दे क्या चल रहा है, क्योंकि काम भी करना ऑफिस में जाके। तो हम आपको आज पूरे दिन की खबरें सुनाने के लिए हाजिर हो जाते हैं कि कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है। और आज सबसे पहली खबर, उमैर क्योंकि फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान ने कम बैक कर लिया है। जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उमैर की ऐसी हालत होनी थी, उमैर ने इतना एक्साइटेड होना था। उमैर बहुत एक्साइटेड है, आप जरा बताएं क्या। देखिए, हम पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी टीम के हमारे जो जज्बात हैं, हमारे ऐसे वन मोमेंट अप वन मोमेंट डाउन, ईसीजी की तरह, जिस तरह ईसीजी चलती है, तो उसी तरीके से हमारे जो जज्बात हैं वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। और हमारी टीम की कारकर्दगी भी ऐसी है। और जो क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की वजह से ही तो ऐसे होते हैं उमैर। बिल्कुल ऐसी, तो उसकी वजह से जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो शदीद किस्म के फैंस हैं, उनकी ही हालत रहती है। शदीद फैन, और एक शदीद फैन मेरे साथ बैठा है। आज तीसरा दिन है, पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है। साउथ अफ्रीका पर 100 रन की बढ़तरी जो है वो हासिल कर ली है। और इस वक्त क्या स्कोर है जरा वो मैं बता देती हूँ। इस वक्त स्कोर 323 हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की थी और 220 रन बनाए थे। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बैटिंग कर रहा है। पहली इनिंग में 323 रन बनाए, 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आउट हो गए। अच्छा, 9 आउट हो चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा जरा देर से अपडेट होता है। 9 आउट हो चुके हैं। और कौन आउट हुआ है? हसन अली बोल्ड हो गए हैं और रबाडा ने आउट किया है। रबाडा ने अपनी 200 विकेट्स पूरी कर ली हैं। कल जब उन्होंने दिन का आगाज किया तो 199 उनकी टेस्ट विकेट्स थी और उन्हें सारा दिन कल इंतजार करना पड़ा अपनी 200वीं विकेट हासिल करने के लिए। और अब बिलाखिर उन्होंने अपनी 200वीं जो टेस्ट विकेट है वो पूरी कर ली है। हसन अली ने शॉट मारने की कोशिश की और 103 रन की बढ़तरी पाकिस्तान को हासिल हो गई है। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। और फवाद आलम जो है वो, अच्छा, इस पे हमें डिटेल से बात करनी है। आपने साथ ही अपने टॉपिक शुरू कर दिए। आज किन किन टॉपिक्स पे बात करनी है हमें पहले वो बता देते हैं। आज हम ये नुकसान है मैच की वजह से। क्रिकेट की बात करेंगे हम कि इस वक्त पाकिस्तान के जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें क्या सूरत हाल है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वुज़रा और अपने अरकान जो है उन्होंने ही वज़ीर आज़म से शिकायत के अंबार लगा दिए और वो कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस है। इस पर बात करेंगे। एक बड़ी ही तशवीशनाक खबर, और ये ऐसी खबर है जिसको सुन के ना मेरा दिल ना थोड़ा ऐसे धक धक जोर से करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसलिए कि मैंने फिल्में बड़ी देखी हैं इस बारे में कि जो एलियंस हैं वो इन्वेजन कर देते हैं। PIA के पायलट हैं, उन्होंने ये पाकिस्तान की हुदूद के अंदर ही एक कह सकते हैं कि एलियन का UFO जो होता है ना, क्या कहते हैं, उड़न तश्तरी जो है ना वो देखी है। तो इस पे हमें बात करनी है और हम कोशिश करेंगे कि आई होप, और दुआ भी मेरी यही है कि वो उड़न तश्तरी ना हो, उनको गलतफहमी हो। 2020 तो निकल गए, लेकिन ये अभी तक इस तरह के मामला आ रहे हैं सामने। 21 शुरू हो गया, अब पता नहीं और आगे क्या क्या आने बाकी है। और बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा जो है उनकी 30 जनवरी को बारात आनी है। मेहंदी उन्होंने लगवा ली है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। सब जो हैं उनको मुबारकबादों के पैगामात भेज रहे हैं और सब तैयारी कर रहे हैं उनकी शादी की। हम लोग भी डेफिनेटली तैयारी करें, हमने जाना तो नहीं है लेकिन हमने आपको अपडेट करना है कि शादी में कौन आया और किस तरह से सारी उनकी जो इवेंट्स है वो हुए हैं। आगाज करिए अब उमैर। टेस्ट मैच कराची टेस्ट मैच, और मैं कल भी ये बात की थी, उसे एक दिन पहले भी की थी, आज भी करूंगा, हमेशा करता रहूंगा, बार बार करूंगा कि टेस्ट मैच, जो टेस्ट जब तक जिंदा है अब करते रहेंगे। बिल्कुल, और जब तक क्रिकेट है तब तक ये बात होती रहेगी। जो टेस्ट क्रिकेट है वो किसी भी फॉर्मेट से बेहतरीन क्रिकेट है और सबसे ज़्यादा मैं इसको एंजॉय करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप खिलाड़ी को परख सकते हैं। बहरहाल अब यासिर शाह आ गए हैं और पाकिस्तान को 103 रन की बढ़तरी हासिल है और देखने के कितना जो मजीद स्कोर है वो इसके अंदर ऐड करते हैं। और आयशा खास बात जो सबसे इस मैच की ये है वो फवाद आलम, उन्होंने सेंचुरी की और तीसरी सेंचुरी की। और 50 को कन्वर्जन रेट अगर हम बात करें, 50 को सेंचुरी में कन्वर्ट करना 100% रेशियो है, यानी कि इन्होंने 3 मरतबा अब 50 स्कोर किया तो तीनों मरतबा उन्होंने अपने उस 50 को 100 में कन्वर्ट किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी बिल्कुल। और इनके आने के बाद ही हमने देखा था कि पाकिस्तान की सूरत हाल थोड़ी सी हमें स्टेबल नजर आना शुरू हुई थी। इनकी जो क्या कह सकते हैं जो पार्टनरशिप थी अजहर अली के साथ वो बड़ी ज़बरदस्त रही थी। उसके बाद एक और फ़हीम अशरफ जो है उन्होंने बड़ा अच्छा जो है खेल पेश किया, 64 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली थी। उसके बाद अब ये सवाल खड़ा होता है जो हम इससे पहले भी उठाते रहे हैं कि फवाद आलम को इतना अरसा इग्नोर क्यों किया जाता रहा, क्यों उनको मौका नहीं दिया गया, क्यों पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस उसको सफ़र करने दिया जाता रहा और फवाद आलम को मौका नहीं दिया गया। उमैर, अच्छा, इस पर बड़ी बहुत सारी थीरीज भी कह लें कि हम सामने बहुत सारे जो इतराज़ात हैं, जो पॉइंट्स हैं वो भी सामने है। एक एंगल ये है कि उस वक्त
टीम में मिसबा उल हक थे, यूनुस खान थे, असद शफीक थे। इस वजह से क्योंकि सेम वो प्लेस है, उसी जगह पर फवाद ने भी खेलना था, तो इस वजह से फवाद की जगह नहीं बन पाई। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ इनके तनाज़ात थे बोर्ड्स के साथ, कुछ ताकतवर शख्सियात के साथ इनके कुछ तनाज़ात थे, जिसकी वजह से इन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे ख़ास बात है, फवाद आलम से कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, बार बार मैं देख रहा था हमारे जो सहाफ़ी जो रिपोर्टर्स हैं वो एक ही सवाल कर रहे थे, आपने उनको माफ़ कर दिया जिन्होंने आपको इग्नोर किया, अब आपने उनको आप जो 10 साल आपके ज़ाया हुए कि आपने उन्हें भुला दिया। वो एक ही बात कर रहे थे कि मैंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखा, जिसका मुझे अल्लाह ने सिला दिया, और मेरी किस्मत में ये अल्लाह ने इस वक्त लिखा था। और वो जो 10 साल आपके एग्जैक्टली वो कहते हैं जो 10 साल जाया हुए, वो 10 साल कहते हैं जाया नहीं हुए, ये वो उन 10 सालों का ही नतीजा है। बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। हालांकि कोशिश की जाती रही कि कोई ना कोई वो ऐसी बात कर दे जिससे कोई स्कैंडल बन जाए और उनके ऊपर बात आ जाए, पीसीबी उनसे नाराज हो जाए या वो पीसीबी से नाराज हो जाए, लेकिन उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इमरान नज़ीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उमैर उनसे बात करते हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तानी टीम के हवाले से हम जो कहते हैं, अभी भी बात कर रहे हैं कि 1 मूवमेंट अप 1 मूवमेंट डाउन, 27 के स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट और उसके बाद शानदार कमबैक, कैसी कारकर्दगी रही, आप क्या कमेंट करेंगे? उमैर, सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में देखा जाए तो पाकिस्तान का बड़ा कमबैक, और जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग, स्पेशली अगर मैं बात करूं अजहर अली और फ़हीम अशरफ जिन्होंने 50-50 रन किए, और सबसे बड़ी पाकिस्तान को लीड दिलवाने में जो कामयाबी, सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है फवाद आलम को, जिन्होंने 100 रन्स किया और बड़े क्रूशल टाइम पे जिस तरह उन्होंने अपने इनिंग्स को बिल्डअप किया, और इतने अरसे के बाद जब वापस आए हैं टीम में, और आते ही उन्होंने न्यूजीलैंड में भी 100 किया और पाकिस्तान में भी जिस तरह 100 किया। और देखिए ये चीज़ उमैर आपको आइडिया है कि देखिए होम सीरीज़ में हमारे प्लेयर्स को ये एडवांटेज होगा कि जैसे टीम थोड़ा सा डगमगाल कह सके, अर्ली ऑन अगर आपकी विकेटें गिरती हैं तो पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं, या मैं फवाद आलम की बात करूं या अजहर अली की बात करूं, फ़हीम की बात करूं, या बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो इनको अपनी पिचेस का बहुत अच्छा आइडिया है, और यही इन्होंने आज साबित किया है कि पाकिस्तानी टीम अच्छी टीम है। लेकिन आपस की बात है कि यहाँ पे उमैर थोड़ा सा मेंटली इनको थोड़ा सा और फ्रेश किया जाए, और जैसे बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना स्कंजे में नहीं फंसे होते जैसे प्लेयर, तो मेरे ख्याल में उस प्रेशर से जो है ना, ये अगर प्लेयर्स यही बाहर निकलते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत नहीं, इससे मच बेटर और परफॉर्म कर सकते हैं। इमरान, फवाद आलम की 10 साल के बाद हम देख रहे हैं एंट्री हुई है और बड़ी ही धुआंधार उनकी वापसी हुई है। फवाद तो बड़े पॉजिटिव हैं कि चलें कोई बात नहीं, 10 साल गुजर गए, और बड़ा पॉजिटिवली वो इस सूरत हाल को लेकर चले। लेकिन शायकीन जो हैं वो कहते हैं कि भाई क्यों 10 साल तक फवाद आलम को इग्नोर किया जाता रहा। आप क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए आशा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मेंशन कर दूंगा कि देखिए हमारी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो गए हैं कभी वापस नहीं आए, तो ये एक बड़ी फवाद आलम की गुड लक कह सकते हैं। देखिए बहुत सारे प्लेयर जिस तरह आपने नाम लिए हैं प्लेयर्स के, देखिए है ऐसा बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनको बैकअप करते थे, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे हमारे, और लेकिन उनकी बैड लक ये थी कि आगे उनको टीम में प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा था। कुछ अर्सा पहले उनको टीम के साथ टूर भी कराया, लेकिन मैचेस नहीं मिले। लेकिन अब जब उनको मैचेस मिले हैं तो मेरे ख्याल में एक तो कराची उनका होम ग्राउंड है, और जिस तरह उन्होंने, मैं कहूँगा बेस्ट परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप सोच भी नहीं सकती कि एक तो उनका होम ग्राउंड कितना प्रेशर होता है। लोग कहते हैं कि जो अपने होम ग्राउंड में बड़ा एक एज होता है और बड़ा कॉन्फिडेंस होता ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर अपने होम ग्राउंड में होता है, क्योंकि अपने क्राउड का, आपकी फैमिली भी आपके पास होती है, आपके दोस्त भी आपके क्लोज होते हैं, तो बैड परफॉर्मेंस के बाद आपको बड़ी चीज़ें सुनने में आती हैं। अच्छा इमरान, आखिर में मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि ओपनर्स के साथ क्या मसला हो गया है, क्योंकि ओपनर्स जो है वो मुसलसल नाकाम जा रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। बैटिंग कोच यहाँ पर उनका भी काम बनता है कि वो आगे आए, ओपनर्स को बताएं, तो क्या वजह है, ओपनर्स क्यों नाकाम है? तो देखो हमारे पास टैलेंट इस मुल्क में कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप तब तक अपने प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस और प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं ले सकते जब तक उस प्लेयर को पूरा प्रोफेशनल ना बनाया जाए। मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, उसको सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, उसको मैच्योरिटी उसके अंदर आनी चाहिए। तो ये सारी उम्र, ये चीज़ें जब तक हम प्लेयर्स के माइंड में फीडअप नहीं करेंगे या प्लेयर्स के माइंड में फीडअप नहीं होंगी,
तब तक आप इसी तरह जो है ना, हम इसी तरह डगमगाते रहेंगे। हम एक ओपनर्स को लेते आते हैं, एक आधी परफॉर्मेंस के बाद हम उनको ड्रॉप कर देते हैं, फिर दूसरे प्लेयर्स को। तो प्लेयर्स अभी देखा जाए तो पाकिस्तान टीम में बड़ा एक वो कहते हैं ना गुड लक है ये आजकल के यंगस्टर के लिए। और मैं स्पेशली देखें, आपको देखा है कि पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान के लिए उन्होंने डेब्यू किया है, एक आ रहा है एक जा रहा है, लेकिन इस तरह प्लेयर नहीं बनते। अब प्लेयर को बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे और उमर वही बात की है जो हम हमेशा बात करते हैं कि आप एक प्लेयर को मौका ही नहीं देते कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। एक प्लेयर को लेकर आते हैं, एक मैच खिलाते हैं, उसके बाद उसको ड्रॉप कर देते हैं, फिर दूसरा प्लेयर ले आते हैं, उसका डेब्यू करवा देते हैं, फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे भी जिनको लेकर जाते हैं और मौका दिए बगैर ही वापस ले आते हैं दूसरे मुल्क से, और उसके बाद उनको ड्रॉप भी कर दिया जाता है। मतलब किस क्या क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया पे क्या मेरिट है, किस मेरिट पर जो प्लेयर्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है? फवाद आलम को जब ड्रॉप किया गया 2009 में, तब भी फवाद आलम ने पहले ही मैच में सेंचुरी की, 168 रन की शानदार इनिंग खेली। टोटल 3 मैचेस थे, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। इसका मतलब है उमर, ये साबित होता है कि परफॉर्मेंस की बेस पर सेलेक्ट या ड्रॉप नहीं किया जाता, पसंद नापसंद पर किया जाता है। कुछ और उस्मान सलाहुद्दीन है, समीर असलम जो कि यूएसए चले गए, उनकी भी एग्जांपल है। बहरहाल पाकिस्तान ने 330 रन बना लिए हैं, 9 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 1 विकेट अभी बाकी है। बज़ाहिर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत है, लेकिन जो गेम है अभी वो ख़त्म नहीं हुई और आखिरी गेंद तक हमें लड़ना है। अभी हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान ही टीम है जो कि 27 पे 4 से कमबैक करती है, तो जीती हुई पोजीशन से हम मैच भी हार जाते हैं। हमारा रिकॉर्ड रहा है। बड़ा ज़रूरी है कि खेल के मैदान में जो इस वक्त सियासत हो रही है उसको ख़त्म करके जो है सिर्फ खेल ही खेला जाए। और उसके बाद अगले टॉपिक की जानिब हम बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासत के मैदान में जो खेल खेला जा रहा है उसकी। हुकूमत की कारकर्दगी जो है उससे हम देखते हैं कि अक्सर आवाम भी हमें शिकवे करते नजर आते हैं, ऑपोजिशन तो करती ही शिकवे, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। उमर बिल्कुल, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर पार्लिमानी पार्टी इजलास में शदीद नुक्ताचीनी की गई है और वज़ीर-ए-आज़म से अरकान ने शिकवे किए हैं, शिकायतें की हैं। वजीरों मुशीरों के रवैये से तंग हुकूमती अरकान असम्बली ने दिल की भड़ास कल खूब निकाली। नूर आलम खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, मुशीर आपको सब्ज बाग दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अवाम को आटा दाल चीनी कुछ भी नहीं मिल रहा, तमाम वज़रा का एहतसाब होना चाहिए, बड़ी बात उन्होंने कर दी है। अरकान असम्बली वज़ीर-ए-आज़म के सामने कल के इजलास में खुलकर बोले और शिकायत की कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, मुल्क में ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत चल रही है। जबकि नजीब हारून जो है उन्होंने कराची प्लान पर बड़ी तनकीद की और ये कहा कि कराची में कोई काम नहीं हो रहा, सब झूठ बोला जा रहा है। K4 मनसूबा जो है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, ना ही नालों की सफाई जो है वो हो रही है। 2023 भी आ जाएगा, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है उन्होंने कहा कि नजीब हारून साहब, आप तो हमें अंधेरा दिखा रहे हैं, आप तो डिसअपॉइंटमेंट फैला रहे हैं। बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात पर गुफ्तगू हुई तो जहांगीर तरीन का भी तस्करा छिड़ा। फैसलाबाद से MNA राजा रियाज को हमने देखा कि आज से डे 1 से ये बोल रहे हैं और राजा रियाज ही कल फिर बोले और उनकी हिमायत में सामने और कहा कि जहांगीर तरीन की खिदमत को खामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि सेनेट इंतखाबात के लिए कमेटी में जहांगीर तरीन को चेयरमैन बनाया जाए। उन्हें तमाम मामला पर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है कौमी असम्बली में चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में एक बार फिर से टेक्नोक्रेट्स पर तनकीद की खबरें सामने आई हैं। नूर आलम खान ने तो वज़रा के एहतसाब का भी मुतालबा किया, वज़ीर-ए-आज़म का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था? पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग करने का बुनियादी मकसद ये होता है कि वज़ीर-ए-आज़म को एक फ़ीडबैक आवाम के मुंतखब नुमाइंदों से मिले कि मुल्क के अंदर हालात हाज़रा क्या हैं। जहाँ तक नूर आलम की बात की तो आपको शायद खबर सही तरह नहीं पहुँची। नूर आलम साहब ने बिल्कुल बात की, उनको बात करने का मैंने मौका फराहम किया और उन्होंने खुलकर तमाम मसाइल पर बात की और उन्होंने ये भी कहा कि आप एक ईमानदार आदमी हैं और आपकी पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी है। तो जब हम एहतसाब का नारा लगाते हैं, और बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बात की, तो इस तरह आपके वज़रा को भी एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव बात है। और उसके अलावा उन्होंने जहाँ तक टेक्नोक्रेट की बात है तो टेक्नोक्रेट पे कोई तनकीद इस हवाले से नहीं हुई, बल्कि ये बात हुई कि जी टेक्नोक्रेट्स अपनी जगह ज़ाहिर है। अगर आप अमेरिकन सिस्टम में देख लें तो वहाँ प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी एक टीम टेक्नोक्रेट की, जैसे टर्की का सिस्टम है, एक उनकी हुकूमत बनाती है और पार्लियामेंटेरियन के साथ मिल के वो आगे चलाते हैं। ज़ाहिर है अपनी अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत तो है, और टेक्नोक्रेट्स की आइन के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई टेक्नोक्रेट पे ऊपर कोई इस तरह की कोई ज़ातियात
की कोई बात हुई हो, जनरल सी बात हुई कि जी टेक्नोक्रेट्स ठीक है काम कर रहे हैं, लेकिन लॉयल्टी लेवल को भी चेक कर लेना चाहिए कि बिल आखिर जो आपके पार्लियामेंटेरियन हैं वो आपके साथ रह जाते हैं और टेक्नोक्रेट्स की जो वाबस्तगियाँ हैं उसके ऊपर कोई बात हुई, लेकिन बड़ी पॉजिटिव माहौल में बात हुई। अच्छा आमिर साहब, सिंध से अरकान असम्बली पार्टी की जो तंजीम साजी हुई है उस पर तनकीद कर रहे हैं और कल के इजलास में नजीब हारून साहब ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अब वो वज़रा जिनका ताल्लुक कराची से है, क्या उन्होंने कोई यकीन दहानी करवाई है कि इस मामले पर तवज्जो दी जाएगी और इसको हल किया जाएगा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उस पर अमल दरामद किया जाएगा? कुछ ज़िलों में अरकान असम्बली ने तंजीमी जो नामजदगियाँ हालिया दिनों में हुई हैं उनके ऊपर बात की, ज़रूर बात की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जी मैं इस पे अब बात करता हूँ और तंजीम को इस मामले को रेफ़र किया और कराची के ऊपर K4 प्रोजेक्ट की अब तक की जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर असद उमर साहब ने बड़ी तफसील से बात की और उसके साथ साथ ही फिर नजीब हारून साहब जो उसके कोऑर्डिनेटर हैं हुकूमत वफाक की तरफ से, उन्होंने बात की और उन्होंने मसाइल बयान किए कि अब तक जो उसकी रुकावट उस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में जो रुकावटें हैं और जो उसके साथ 5, 6, 7 अलाइज डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें पावर मिनिस्ट्री है, उसमें पोर्ट्स एंड शिपिंग है, उसमें सिंध हुकूमत है, तो वो अपने तौर पर उन्होंने जो इश्यूज़ थे, जो बॉटल नेक्स थे उनको रिज़ॉल्व करने की बात की और अब तक की कारकर्दगी की भी बात की और बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। और यही एक जमहूरियत का हुस्न है कि आप तनकीद भी करते हैं और तनकीद बराए तनकीद नहीं होती बल्कि तनकीद बराए तामीर होती है, उसमें आप तजावीज़ भी देते हैं, पॉजिटिव तजावीज़ भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कभी खुदा न खास्ता नजीब हारून साहब ने कोई तनकीद इस तरह से की हो कि जिसमें कोई उनकी कोई पर्सनल कोई बात हो, ऐसा नहीं है। आमिर साहब, राजा रियाज ने जहांगीर तरीन को पंजाब में सेनेट इंतखाबात के लिए बनाई गई कमेटी का सरबराह बनाने का मुतालबा किया, तो इस मुतालबे पर वज़ीर आज़म ने क्या जवाब दिया? राजा रियाज साहब ने सेनेट के जो इलेक्शन है उसकी तरफ इशारा दिया कि हमें पंजाब में इस इलेक्शन को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लड़ना है और उन्होंने अपना भी जिक्र किया कि मैं ख़ुद भी, क्योंकि 2 बार पंजाब में जब MPA था तो मैं उस कमेटी का जो कमेटी सेनेट के इलेक्शन के लिए बनाई गई थी मैं उसका मेंबर था, तो उन्होंने कहा कि मंझे हुए पंजाब के जो सीनियर्स लोग हैं उनको डालना चाहिए और बिलखुसूस उन्होंने जिक्र किया कि उस कमेटी के लोगों को ज़रूर डालना चाहिए जो लोग पंजाब में जब टिकटों की तकसीम हो रही थी उस बोर्ड के मेंबर थे, तो उसमें ज़िमनन उन्होंने कहा कि उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, उसमें चौधरी इजाज़ साहब भी थे, उसमें शफ़कत महमूद साहब भी थे और उसमें जहांगीर तरीन साहब भी थे, लेकिन उन्होंने किसी एक शख्स का नाम नहीं लिया बल्कि उन्होंने एक जनरल बात की कि उस वक्त की जो कमेटी जिन्होंने MPs को टिकट दिए थे वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस वक्त सेनेट में, क्योंकि MPs के वोट की बड़ी ज़रूरत होती है, तो वो इन्फ्लुएंस इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि जमहूरियत का हुस्न ही यही होता है कि शिकायत भी की जाती हैं और तनकीद बराए तनकीद नहीं होती बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होती है ताकि परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। डेफिनेटली इसी तरह का जवाब हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर देते हैं, उसके बाद अपने अगले टॉपिक की जानिब जाएंगे और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। अदालत उज़्मा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और अटॉर्नी जनरल को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती इंतखाबात ना करवाकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। बाबर अब्बासी से मजीद मालूमात हासिल करते हैं। बाबर बताइएगा इससे बता। जी, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी फौरी तौर पर पेश होने की हदायत की है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि अगर अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म के साथ हैं तो उन्हें बताएं आइन ज़्यादा अहम है, बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे, आवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है, बल्दियाती इंतखाबात न कराकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपना हल नहीं देखा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन नहीं पढ़ा? अदालत की जानिब से बाबर आप हमें समाज से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
और अब आ गई है वो खबर जिसका मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि इस पर हम बात करें, इसको थोड़ा डिस्कस करें। यकीनन आप लोगों में से कुछ ने सोशल मीडिया पर ये खबर तो देख ली होगी कि किस तरह से एक PIA का पायलट है, उसने आसमान में एक उड़न तश्तरी नुमा चीज़ जो है उसको देखा है और डेफिनेटली उसके बाद बहुत ज़्यादा हर बंदा क्यूरियस हो गया है। तजस्सुस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये तजस्सुस अभी का नहीं है, ये तजस्सुस बहुत पुराना है कि इंसान जो है हमेशा ये सोचता है कि शायद इस ज़मीन से बाहर भी दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन है। उसके बाद मुझे एक ख़बर याद आ जाती है उमैर, 2020 में दिसंबर में इसराइल के साबिक स्पेस सिक्योरिटी चीफ हैं, उनकी जानिब से इस तरह की बात सामने आई थी कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और जो यहाँ पर इंसान हैं वो उनके साथ राब्ते में भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बारे में मालूमात हैं। और उसके बाद से अचानक बड़ी जल्दी जल्दी जो चीज़ें सामने आ रही है ना, मैं तो बड़ा डर गई हूँ। अगर ऐसे ये वाकई उड़न तश्तरी और एलियंस आपके सामने आ गए तो आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, क्योंकि आई डोंट नो उस तरफ जो लोग होंगे या लोग होंगे या क्या होंगे, वो क्या चीज़ होगी कुछ नहीं पता नहीं वो ख़तरनाक ना हो, आपको नुकसान ना पहुँचाएं, हो सकता है वो फ्रेंडली हो। तो जो भी है ना, ये जो सस्पेंस है ना, ये इट इज़ किलिंग बहुत ज़्यादा जो है ना आपको डर में मुब्तला कर देता है। पाकिस्तान में आजकल इस सवाल से काफ़ी ख़बरें जो हैं हम देख रहे हैं गर्म हैं। PIA के पायलट ने एक 35,000 फुट की ऊंचाई पर परवाज़ करते हुए एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा है जो कि उड़न तश्तरी से मुशाबा है और पायलट ने इस चीज़ की वीडियो भी बनाई है, जिसके बाद अब खलाई मखलूक के इदारे इस खोज में हैं कि ये जो चमकती हुई चीज़ नज़र आई है इसकी आखिर हकीकत क्या है। हमारे साथ हेड ऑफ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, PIA के जो पायलट्स हैं उन्होंने आसमान पर उड़न तश्तरी नुमा कुछ चीज़ देखी है जिसकी उन्होंने वीडियो भी बनाई है। मुमकिन तौर पर ये क्या चीज़ हो सकती है? देखिए, एक तो आपको पता है कि ये महकमा मौसमियात जो है आमतौर पे जो फ़िज़ा की जो है वेदर कंडीशन मालूम करने के लिए गुब्बारा भेजता है, जिसको मौसमियाती गुब्बारा कहा जाता है। आमतौर पर इसकी जो हाइट होती है वो तकरीबन 1000 फीट पे हाइट पे होता है, जबकि जब जहाज़ जो उड़ता है वो तकरीबन 31,000 से लेकर 38,000 स्क्वायर फीट पे। तो सबसे पहले तो हमें ये डिटरमिन करने की ज़रूरत है, जिस वक्त ये वीडियो बनाई गई तो जहाज़ की पोजीशन क्या थी, या जहाज़ कितने हाइट पे था, उसी मुनासबत से आप वो जो ऑब्जेक्ट जो नज़र आ रहा है वो उसकी हाइट क्या थी। बज़ाहिर शक्ल में तो लगता है कि ये है हॉट बैलून है, लेकिन बहरकैफ हम इसको कंफर्म तो नहीं कह सकते जब तक कि हमारे पास मुकम्मल डेटा ना आ जाए। डॉक्टर साहब, इस वीडियो में जो UFO नज़र आ रहा है इसकी जांच किस तरह से की जा सकती है? कि पाकिस्तान का कोई इदारा इस तरह की सलाहियत रखता है? जी बिल्कुल, देखें इसके लिए तो जो हमारे पास जो रडार्स होते हैं ना, इवन सिविल एविएशन के पास जो रडार है उसकी मदद से भी हम जांच पड़ताल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, इनके पास भी आपको पता है ये पूरे पाकिस्तान स्पेस की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, ये यानी कि समझ 24 आवर्स मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। तो इनके पास जो रडार्स होता है वो रडार्स के डेटा से भी हम जो है इसका जाँच पड़ताल कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं ये क्या ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर इस उड़न तश्तरी नुमा चीज़ को एलियन से तशबीह दी जा रही है, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, हाँ, बैक जो हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमी जिसको हम जो है इल्म फल्कियात कहते हैं, तो इसमें लोग जो रिसर्च करते हैं तो उन सब्जेक्ट में भी एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं एलियंस। तो एलियंस ये होता है कि असल में हम जब रिसर्च करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, तो वो उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि कायनात जो आपको पता है कि गैलेक्सी पर मुश्तमिल है, गैलेक्सी में जो है बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। तो जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम हमारी ज़मीन सूरज के दरमियान गर्दिश करती है और उसमें एक लाइफ मौजूद है, तो वो तलाश करते हैं कोई एक्सो प्लैनेट जहाँ लाइफ मौजूद हो। तो उसके लिए वो तरह तरह की रिसर्च करते हैं। तो उसमें बाज़ औक़ात जो है हमें अनयूजुअल किस्म के जो है ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं, मिसाल मूव करते हुए ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। तो उसको जब समझ में नहीं आता तो उसको एलियन कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और डेफिनेटली उनकी जानिब से भी कोई वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया है और वो भी ये कह रहे हैं कि अभी इस पर तहकीक की जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये चीज़ थी क्या। अब एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि इसके बाद ब्रेक ही बनती है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि बिलावल हाउस में आजकल क्या हो रहा है, बख्तावर भुट्टो की शादी की तैयारियाँ जो हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। एक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक। और इस हिस्से में हम बात करेंगे बिलावल हाउस में आजकल खुशियों के शादियाने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपनी बहन है उनकी जो मंगनी की तकरीब थी वो मिस कर दी थी, लेकिन अब
वो पूरी फैमिली के साथ हैं और पूरी फैमिली जो है इन खुशियों को एंजॉय कर और रही है। बहुत लंबे अरसे के बाद हम कह सकते हैं कि भुट्टो फैमिली जो है, बेनज़ीर साहिबा की फैमिली जो है, उसके अंदर इस तरह की खुशियाँ आ रही हैं कि बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा जो है उनकी शादी की तकरीब है और वो तैयारियां कर रही हैं पिया घर सुधारने के लिए। और खुशी की इस तकरीब के लिए तकरीबन हम कह सकते हैं तैयारियां मुकम्मल है। दुल्हन के बनाओ सिंगार के लिए भी जो है तकरीबन तमाम जो लवाजमात होते हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनका जो शादी का जोड़ा है वो भी तैयार कर लिया गया है, मेहंदी भी उन्होंने लगवा ली है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उनकी मेहंदी जिन्होंने लगाई है उनसे बात करें कि उसमें क्या ख़ास बात है, क्योंकि उसका डिज़ाइन जो है वो हमने देखा था तो उसमें जो अजरक होती है उसके कुछ फूल बूटे हमें नज़र आए थे। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं जिन्होंने मेहंदी लगाई है बख्तावर भुट्टो जरदारी की। उम्मे कुलसूम नाम है इनका, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। उम्मे कुलसूम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि बख्तावर भुट्टो की रस्म हिना पर आपने अजरक के डिज़ाइन की उनको मेहंदी लगवाई है, क्या ये फरमाइश उन्होंने खुद की थी, आपने अपने तौर पर ये डिज़ाइन बनाया है कि आपको पता होगा कि उनको क्योंकि अजरक बड़ी पसंद है, हर जगह वो जाती हैं, तो अजरक की कोई ना कोई चीज़, चाहे वो मास्क हो चाहे वो शॉल हो उनकी, तो वो उनके पास मौजूद होता है? जी, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपको किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, तो उन्होंने पहले कहा कि बस आप जैसा भी कर ले। लेकिन जब वो मैं ऊपर की साइड पे आई तो फिर मैंने उनसे फिर से पूछा कि यहाँ मेन मैं क्या करूँ, तो उन्होंने कहा अगर आप अजरक वाला डिज़ाइन बना दे तो फिर मैंने अजरक वाला डिज़ाइन उनको बना दिया। अच्छा उम्मे कुलसूम, बख्तावर की रुखसती से 2 रोज़ पहले मेहंदी लगाएगी, तो मेहंदी के हवाले से ख़वातीन जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं कि कहीं रंग ना इसका फीका पड़ जाए, कहीं मेहंदी का रंग ना उतर जाए। पक्की वाली लगाई है ना मेहंदी, रहेगी ना 10-12 दिन तक? जो उन्होंने मेहंदी लगवाई है वो ऑर्गेनिक कोन से लगवाई है, और ऑर्गेनिक कोन का कलर जो होता है वो 2 दिन बाद आता है, तो वो 2 दिन बाद आएगा और वो निकलता भी लेट है, तो उनका अच्छा कलर रहेगा हाथों पे। ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है कि ऑर्गेनिक मेहंदी, यानी कि कोई उसमें केमिकल मिक्स नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि पता है उमैर, इस तरह की भी मेहंदियाँ हैं जो कि इतनी ख़तरनाक है। मुझे याद है कि मेरी बहन ने एक दफ़ा मेहंदी लगाई थी, उसमें केमिकल मिक्स था तो उसका हाथ जल गया था। अच्छा। तो ऑर्गेनिक मेहंदी जो है और दुल्हन तो उसको तो देखिए ये बिल्कुल हम भी जैसे रिस्क गरीबों नहीं, के मसले नहीं उसको तो रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। लेकिन देखिए ना, गरीबों के मसले हो या नहीं हो, कोशिश ये करते हैं कि रंग अच्छा आए। तो ऑर्गेनिक मेहंदी की वाकई ये बात है, तकरीबन 2 दिन के बाद उसका अच्छा रंग आता है और वो रहता भी लंबे अरसे तक है। तो ये केमिकल वाली मेहंदी होती है ना, उसका फ़ौरन रंग आ जाता है लेकिन 2 दिन बाद उतर भी जाता है। मैं ये सोच रहा हूँ इस वक्त कि देखिए हम कह रहे थे कि इनकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं, ये हम लोगों के मसाइल हैं आयशा कि उधर से केटरिंग वाले को फ़ोन करना है, फोटोग्राफर को फ़ोन करना है, उससे रब्ता करना है, उसके पैसे जोड़ने हैं, उसको पेमेंट करनी, इनके क्या मसले हैं? इनकी तो उनके तो मेहंदी लगाने वाले भी देखिए सेलिब्रिटी बन जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है उमैर, आप जब इस तरह की बातें करते हैं, निकल आए इस सोच से। मैं मजाक कर रहा हूं, उसको दिल पे ना ले, कुछ नहीं होता, मुझे पता है हाथ जल गया था। उनके भी बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। और आपको याद है कि लास्ट टाइम बिलावल भी शामिल नहीं हो पाए थे अपनी बहन की, वो तो मजाक है अपनी जगह। ये भी कितना बड़ा मसला है, एक बहन जो है वो अपने भाई को कितना मिस करती है अपनी शादी के बाद। 30 को बड़ा अफसोस हुआ है मुझे उमैर आपकी इस बात के ऊपर। 30 को बारात है और उसके लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। बिल्कुल, और सयाहत जो है उसका शौक किसे नहीं है, ज़ाहिर है आपको भी घूमने का शौक है, मुझे भी घूमने का शौक है, हम सबको घूमने का शौक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम घूम नहीं पाते। और वो वजूहात क्या हो सकती है आयशा? वजूहात बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोरोना की वजह से हम बहुत अरसे से कहीं नहीं जा पा रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग जो हैं जिनको नहीं भी शौक था ना सयाहत का, वो भी कहते हैं कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब ये कोरोना ख़त्म होगा, ताकि हम जैसे रोज़ वो फ्लाइट लेते थे और घूम के आते थे। और फिर भी तकरीबन 5-6 महीने बाद साल में एक मरतबा बंदा घूमने के लिए कहीं ना कहीं जा सकता है। मैं बी पॉजिटिव यार। बहरहाल अब हमने आपकी मुलाकात करवानी है पाकिस्तानी इब्ने बतूता से, जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया के 85 ममालिक का सफ़र किया है। सयाहत की शौकीन हैं शुएब गंडापुर, इनका ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा से और डेरा इस्माइल ख़ान जो है इनकी जाए पैदाइश, और अभी तक ये 85 ममालिक जो हैं उमैर उनका सफ़र कर चुके हैं। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा मुल्क उन्होंने जो प्रोमिनेंट मुल्क हैं वो नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे ये नहीं। अच्छा, सवाल ये उठता है कि अपनी जॉब के साथ ये कैसे करते हैं? और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बड़ी मुश्किल जॉब इसको कहा जाता है। कोई शक नहीं। सीए जो है उसके से मैनेज किस तरह से करते हैं, क्योंकि हम कभी सोचे कहीं जाने का सैर तफरी का, उसके लिए हमें 3-4 महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। अब हमें छुट्टियां लेनी है, उसके बाद यहाँ जाना है, इस तरह से करना है, पैसे जमा करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उन्हीं से जान लेते हैं, शुएब से जान लेते हैं कि वो मैनेज कैसे करते हैं। शुएब, आपने 85 ममालिक की सैर किया, ये बताइए इतने मुल्कों से आपको वीज़ा कैसे मिल जाता है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़े का असूल कितना मुश्किल होता है?
नुस्खा ये है कि बस आप अप्लाई में करता रहा, कहीं जहाँ से आपको वीज़ा नहीं मिला या वीज़ा रद्द हो गया आपका, तो बस आप चलते जाइए, देखते जाइए। दुनिया में बहुत ज़्यादा ममालिक और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ भी, और वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स जब आप पूरी कर लेते हैं तो ज़्यादातर जगहों पे आपको मिल ही जाता है। हाँ, ये है कि कभी ताख़ीर का सामना करना पड़ता है और आपको स्पॉन्टेनियस ट्रैवल नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको जहाँ पर आप जाते हैं तो सब वीज़ा पहले से लेके जाने होते हैं। जबकि अगर आप किसी मतलब ज़्यादा डेवलप मुल्क के शहरी हों तो उसमें आप निकल पड़ें और जहाँ पे आपका दिल करे तो वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, मगर पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर आपसे कोई मशवरा मांगे कि बैरून मुल्क सयाहत के हवाले से कौन सा ऐसा मकाम है जहाँ आप उसको जाने का मशवरा देंगे? चलें ऐसे समझ लें कि मैं अगर कहीं पर जाना चाहता हूँ, मैं आपसे मशवरा मांगूँ, सजेशन मांगूँ, तो कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है, कौन सी ऐसी जगह है? मैं बताऊँ आपको, मैं कहूँगी आप अमेरिका जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कितनी मोहब्बत है अमेरिका से। शुएब, आप बताएं, आप क्या मशवरा देंगे, कौन से मुल्क में जाना चाहिए घूमने के लिए? देखिए, बेशुमार जगह हैं, बेशुमार मुल्क हैं, कोई एक जगह तो ऐसी नहीं कहूँगा मैं कि वहाँ पे लाजमी जाना चाहिए, मगर मैं यही कहूँगा कि आप निकलें अपने घर से और दुनिया देखें और दुनिया से सीखें कि वाकई लोगों के कल्चर और रहन सहन और मिजाज और वो कैसा है, और आप मतलब काफ़ी कुछ सीख सकते हैं मेरे ख्याल में ट्रैवल करके, क्योंकि जब आप एक ही जगह पे रहते हैं तो आपका मतलब जो दुनिया में डिवर्सिटी है उसको जानने के लिए ट्रैवल आपको बहुत ज़्यादा मदद देता है। सही। अच्छा शुएब, ये बताइए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपके पास इतना टाइम निकल आता है कि आप इस तरह से सैर तफरी के लिए जा सके? बजट कितना दरकार होता है, और ये अगर महंगा शौक़ है तो आम आदमी किस तरह से अपना ये शौक़ पूरा कर सकता है? जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सफ़र में ज़ाहिर है अखराजात तो आते हैं, मगर आप अगर प्लानिंग के साथ उन अखराजात को कुछ कम कर सकते हैं। आप देखें कि कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे सस्ता ट्रैवल किया जा सकता है। फिर आपने बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर आपका शौक़ सैर व सियाहत है और दुनिया देखना है, तो फिर आपने अपने कंफर्ट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे जाके 5 स्टार होटलों में रहें और अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाएं। तो उस हिसाब से बजट ऑप्शन ज़्यादातर जगहों पे अवेलेबल होते हैं। अब कुछ ममालिक दुनिया के बहुत, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, पाकिस्तान से भी कम है, तो आप प्लानिंग करके सफ़र कर सकते हैं। अच्छा शुएब, पाकिस्तानी अगर हम अपनी बात करें तो हमें होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान अपने घर से जब भी दूर जाएं, हम वहाँ पर जाकर अपने मुल्क से जो मुशाबा चीज़ें हैं वो ढूंढते हैं, पाकिस्तानी खाना ढूंढते हैं। तो कोई ऐसा मुल्क, ऐसी जगह जिसका रहन सहन पाकिस्तान से मिलता हो, यानी वहाँ जाकर हमें अजनबियत का एहसास ना होता हो? देखिए, एक तो आपके पड़ोस में जो ममालिक हैं, आप इंडिया जाएं, आप अफ़गानिस्तान, ईरान तो मेरा जाना नहीं हुआ, मगर वहाँ पे आपको अपने मुल्क से करीब बहुत सी चीज़ें और मुमासलत उसमें नज़र आती है। सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा मुमासलत नज़र आती है, ईरान में, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मतलब जैसे हमारे अल्फाज काफ़ी ज़्यादा उनसे मिलते जुलते हैं, और कभी कभी हैरत अंगेज़ तौर पर मतलब बहुत दूर दराज की जगहों में भी काफ़ी चीज़ें मुमासिल मिल जाती हैं। जैसे उनका जो आपस में रहन सहन का तरीका और आपस के मतलब फैमिली वैल्यूज़, पड़ोसियों के साथ बर्ताव वगैरह, मतलब जैसे कोलंबिया में मैं गया तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, उनके खाने वगैरह में भी कुछ चीज़ें मुमासिल होती हैं। उसकी वजह यह है कि दुनिया में लोग सदियों से सफ़र करते चले आ रहे हैं, और कभी कभी वो अपने साथ चीज़ें ले जाके ऐसी जगहों पे उनको राइज या वहाँ पे वो आम हो जाती हैं जिनके आपस का ताल्लुक हमें नहीं मालूम होता, मगर वो आपको वहाँ पे जाके मिल जाता है। बहुत शुक्रिया, शुएब गंडापुर हमारे साथ मौजूद थे, और बड़ी ही इंस्पायरिंग इनकी आदत है कि ये जो घूमते फिरते हैं, क्योंकि उमर आपको भी पता है, हम सब जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप घूमते फिरते हैं, दुनिया देखते हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप लोगों से मिलते हैं, आपका विजन ब्रॉड होता है, वहाँ की सकाफतें जो हैं उनको देखकर एक जो हम आहंगी है वो बढ़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बजट है, आपके पास मौका है, आपके पास वसाइल मौजूद है, तो डेफिनेटली ज़रूर जाइए, दुनिया देखिए। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत हमारी ये दुनिया बनाई है, तो ये डिज़र्व करती है कि इसको देखा जाए, इसको अप्रिशिएट किया जाए। अब एक ब्रेक लेनी है हमें, और ब्रेक के बाद हमने आपकी मुलाकात करवानी है फैसलाबाद की 2 सिंगर से, जिनकी आवाज़ जो है आहा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, और आए अब आपकी सुबह को कुछ सुरीला बनाते हैं। फैसलाबाद की 2 बहनें क्लासिकल और सूफियाना कलाम गाने में महारत रखती हैं, और आलमी सतह पर भी वो अपनी आवाज़ का जादू जगा चुकी हैं। आज हमने कोशिश की है कि अपने इस शो के अंदर हम उनको बुलाएं, आपकी मुलाकात करवाएं, लेकिन उससे पहले मरियम रफ़ीक हमारी नुमाइंदा जो है, उन्होंने उनके साथ एक रिपोर्ट तैयार किया है। उनका जो हुनर है पहले वो देखते हैं, उसके बाद उनसे बात करेंगे।
की जोड़ी गायकी की माहिर, हर कोई इनकी आवाज का दीवाना। फैसलाबाद की अनीता और तबीता गुलकारी में अपने आबाओ अजदाद की रवायत की मुहाफिज हैं। दोनों बहनें सूफियाना और क्लासिकल गायकी में महारत रखती हैं। अनीता और तबीता ने खवातीन और बच्चियों पर जुल्म तशद्दुद के खिलाफ ऐसा गाना गाया जो मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुँचा। कैसी नजरों से रोजाना है देखता मुझको ये जमाना, इन बेरहम नजरों से जो मुझको पनाह दे। दोनों बहनें पॉप म्यूजिक पर भी दस्तरस रखती हैं। तामिल और पंजाबी जुबान में भी अपनी आवाज का जादू जगा चुकी हैं। सिंगर बहनों का कहना है कि वो मौसीकी के मैदान में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना चाहती हैं। सुर संगीत की माहिर दो बहनें अनीता और तबीता गायकी में खूब महारत रखती हैं, तभी तो आलमी सतह पर उनकी गायकी के खूब चर्चे हैं। कैमरामैन अमजद अली के साथ मरियम रफीक, GNN फैसलाबाद। तो अनीता और तबीता दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों बहनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताएं कि मौसीकी का शौक़ कब से हुआ, बचपन से गा रही हैं, कब से गाना शुरू किया आपने? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें शो में बुलाया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज मॉर्निंग शो का हिस्सा बनते हुए ना। तो बेसिकली हमारी फैमिली में, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो गॉस्पल सिंगर हैं और इसके अलावा मेरे दादाजी भी गाया करते थे। तो फिर इसके बाद मेरे बड़े भाई हैं, वो उन्होंने बाकायदा जब वो छोटे थे तो तबला बजाना शुरू किया और गाना भी शुरू किया। तो ये फैमिली में ही शुरू से था। इवन मेरी मामा जो है वो गिटार जाके गाया करती थी। तो गाना यहाँ से एक तो फैमिली से इनहेरिटेड है और उसके बाद जो है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मैं और मेरा छोटा भाई जब हम ट्रैवल करने भी जाया करते थे तो हम लोग हमेशा जो है वो म्यूज़िक सॉन्ग्स गाया करते थे, म्यूज़िक पे परफॉर्म किया करते थे। तो स्कूल में भी जो है इसी तरह से पार्टिसिपेट करते थे। मतलब इट रन्स इन द फैमिली। तो ये बताइए कि किस तरह के गाने गाना पसंद करती हैं और कितनी ज़बानों में गाना गा लेती हैं आप? ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन बेसिकली जो हम लोगों को पसंद है, हम ज़्यादा जो है वो सूफ़ी कलाम और जो फोक है इस पे हम फोकस ज़्यादा करते हैं। वैसे तो अनीता जो है ये बचपन ही से ज़्यादा इंग्लिश से इसने स्टार्ट लिया, ये ज़्यादा इंग्लिश सॉन्ग जो है वो गाया करती थी। तो अभी जो है हमने इसे थोड़ा सा चेंज करके फिर उर्दू में भी गाना शुरू किया और अभी रिसेंटली हमने जो कुछ सॉन्ग्स किए हैं वो हमने फिर पंजाबी में भी किए। और ये सारे डिफरेंट जो जितने भी म्यूज़िक लैंग्वेजेस हैं उनमें हम कोशिश करते हैं जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में है उन सबको हम लोग जो है वो गाएं। अच्छा अनीता, ताबिता, आप दोनों बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ हमें भी सुना दें आप। मुझको सुनाओ माहो कहानी जिसमें हो राजा ना हो रानी, वो कहानी जो हंसना सिखा दे। कैसी कैसी नजरों से रोजाना है देखता मुझको ये जमाना, इन बेरहम नजरों से जो मुझको बना दे। होठ पे बेस्ता सोचे एक दूजे से है। बहुत ज़बरदस्त अनीता, ताबिता, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और आई एम श्योर आपका ये जो टैलेंट है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको ये बहुत आगे लेकर जाएगा। इसके साथ ही हमारा वक्त जो है शो का वो भी ख़त्म हो गया है। हमें इजाज़त दीजिए, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।